नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। उत्तराखंड के माणा गांव में हिमस्खलन के कारण दबे 57 मजदूरों में से 16 को सुरक्षित निकाला गया। अन्य मजदूरों की तलाश के लिए बचाव अभियान जारी। एनडीआरएफ की 4 टीमें घटनास्थल के लिए रवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता। दोनों नेताओं ने मुक्त व्यापार समझौते पर दिया विशेष जोर। प्रधानमंत्री ने ईयू की नई वीजा नीति का किया स्वागत। दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी कैग रिपोर्ट की पेश। अस्पतालों में बेड और डॉक्टरों की कमी, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव और मरीजों के इलाज में देरी के साथ फंड की अनदेखी का है जिक्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर और समन्वय पर की उच्च स्तरीय बैठक। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी रही मौजूद। राष्ट्रीय राजधानी में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश। बांग्लादेश में छात्रों के गुट ने जातीय नागरिक पार्टी के नाम से राजनीतिक दल का गठन। नाहिद इस्लाम है पार्टी के संयोजक। पिछले साल अगस्त में शेख हसीना को अपदस्थ करने में निभाई थी अहम भूमिका। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश और बर्फबारी के चलते माणा गांव से एक बड़ी खबर आई है। माणा गांव में अचानक एक ग्लेशियर टूटने के कारण हिमस्खलन की घटना हुई है। इस दुर्घटना में सीमा सड़क संगठन बीआरओ के ठेकेदार के तहत काम कर रहे 57 मजदूर मलबे में दब गए। अब तक 16 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि शेष 41 मजदूरों की तलाश जारी है। हादसे वाली जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही हैं। रेस्क्यू किए जा रहे मजदूरों को ले जाने के लिए बर्फ हटाने वाली मशीन का प्रयोग किया जा रहा है। खराब मौसम की चुनौतियों के बावजूद फंसे हुए बाकी मजदूरों को खोजने और निकालने के प्रयास जारी हैं। इस बीच एनडीआरएफ की 4 टीमें माणा के पास घटनास्थल की ओर जा रही हैं। गौरतलब है कि ये सभी मजदूर माणा से लेकर माणा पास तक 50 किलोमीटर क्षेत्र में हाईवे चौड़ीकरण डामरीकरण के काम में लगे हुए थे। और भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के जवानों ने चमोली जिले के हिमस्खलन प्रभावित क्षेत्र में बचाव अभियान चलाया। 10 घायलों का आईटीबीपी और सेना के एमआई कक्षों में उपचार चल रहा है। खराब मौसम की चुनौतियों के बावजूद फंसे हुए शेष श्रमिकों का पता लगाने और उन्हें निकालने के प्रयास लगातार जारी हैं। और उत्तराखंड के माणा गांव में ग्लेशियर टूटने के कारण हुए हादसे पर राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपातकालीन परिचालन केंद्र में अधिकारियों को रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि खराब मौसम के कारण अभी हेलीकॉप्टर सेवा नहीं दी जा सकती, लेकिन एनडीआरएफ एसडीआरएफ लगातार बचाव कार्य में जुटे हैं। के काम चल रहे हैं तेजी से। सभी चाहे आईटीबीपी है, सेना के लोग हैं, स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, वायुसेना के लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, सभी से वार्ता हो चुकी है। सभी लोग अपनी पूरी तरह से बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं। जो आदरणीय रक्षा मंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का कार्यालय लगातार यहाँ संपर्क में है और जिन एजेंसियों की भी आवश्यकता है उन एजेंसियों की हम लोग जो है मदद ले रहे हैं। मदद लेने के लिए सारी तैयारियां करी जा चुकी हैं यहाँ पर। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के माणा गांव में ग्लेशियर टूटने के कारण हुए हादसे पर गहरा दुख जताते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि जोशीमठ उत्तराखंड के माणा क्षेत्र में आज एक दुर्भाग्यपूर्ण हिमस्खलन हुआ है, जिसका असर बीआरओ के जीआरईएफ कैंप पर पड़ा है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से स्थिति के संबंध में बात हुई। प्रशासन प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। स्थानीय सेना इकाइयों द्वारा भी बचाव प्रयास जारी हैं। सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके फंसे हुए कर्मियों को बचाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। और भारत यात्रा पर आई यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष
उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष की अगवानी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत भी हुई। इस दौरान भारत और यूरोपीय आयोग के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचारों को साझा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के साथ संयुक्त प्रेस वक्तव्य को संबोधित किया। उन्होंने यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट और कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स की भारत यात्रा को अभूतपूर्व बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते को इस वर्ष के अंत तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, ग्रीन ग्रोथ, सिक्योरिटी, स्किलिंग और मोबिलिटी पर सहयोग का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। हमने अपनी टीम्स को एक पारस्परिक लाभकारी बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, एफटीए को इस वर्ष के अंत तक संपन्न करने का निर्देश दिया है। एआई को भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार और प्रौद्योगिकी का फोकस बताते हुए उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि यूरोप एआई मिशन सहयोग को बढ़ाने पर सहमत है। The advantages of a cooperative model for AI development, where the innovators have access to quality data and computing resources. And I'm glad to note that AI is a major focus of the Trade and Technology Council. The European AI Office and India AI Mission also agree on deepening the cooperation. And we will apply AI in the areas of natural hazards, climate change, and bioinformatics. AI should be at the heart of our strategic agenda. And the next AI summit hosted by you, Prime Minister, will take us forward. You can count on the European Union that this summit is going to be a big success. अमेरिका के प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी ब्रायन ग्रीन ने आज आईआईटी दिल्ली का दौरा किया। उन्होंने आईआईटी दिल्ली के छात्रों और शिक्षकों के साथ संवाद किया और उनके सवालों के जवाब दिए। ब्रायन ग्रीन आईआईटी दिल्ली स्थित रिसर्च एंड इनोवेशन पार्क भी गए, जो स्टार्टअप और तकनीकी नवाचार का एक प्रमुख केंद्र है। उन्होंने कहा कि भारत विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में तेज प्रगति की राह पर है और इस क्षेत्र में वैश्विक शक्ति बन रहा है। उन्होंने साथ ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की तारीफ की और कहा कि ये विश्व स्तरीय संस्थान हैं। It was a wonderful visit here to the IIT to speak with the faculty and to speak with a number of the students. There's so much energy, there's so much innovation, there's so much creativity, and it's really wonderful to see this upswell of interest in science and technology, because ultimately that is the future of our world. India clearly is in a rapid growth phase and is becoming a leader on the world stage in science and technology. So it's absolutely wonderful to see. होलिस्टिक हीलिंग सिस्टम्स के सह संस्थापक ल्यूक काउटिन्हो नई दिल्ली में हैं। उन्होंने दिल्ली के कुसुमपुर पहाड़ी क्षेत्र में संचालित एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम का दौरा किया। ICDS कार्यक्रम मुख्य रूप से छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण संबंधी सहायता और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने पर केंद्रित है। काउटिन्हो ने जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण की प्रशंसा की और मोटापे पर काबू पाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तेल कम करें चुनौती की सराहना की। I am so humbled by our Prime Minister Narendra Ji Modi's vision for health at a grassroots level of children in our country, and the amazing work that all of these ladies are doing to improve nutrition across children, not just children, but pregnant women and their journey right through, hand-holding them through, because the foundation of health in our country it starts from a grassroots level. And I am so impressed to be here to see the amount of effort that's gone in science, wisdom, and technology. Obesity has become literally like a
an epidemic in our country. We have diabetes, pre-diabetes, all that leads to obesity. Our Honorable Prime Minister is absolutely right in his vision to combat this. What do we need to overcome obesity? Number one, start at a child level. Get their nutrition right from the time they're children. The right education across platforms and different languages in our diverse country. The right education, not influencer education. Number three, we need access to local foods, local superfoods that grow in our own country. We have pure ghee. We have millets, which our Prime Minister, Honorable Modi ji, is promoting for the right reasons. We have the whole portion tracker nutrition program, everything that's being run by the Government of India and the Health Ministry. To overcome obesity, our Prime Minister has spoken about a reduction in edible oil in our foods by 10 to 15%. For that, we need awareness and mindfulness. Ghar ka khana has to be promoted in our country. We should cook our own food. We should support. Women can cook, men can also cook. All men should learn how to cook simple food. केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर और समन्वय पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, गृह विभाग के मंत्री आशीष सूद, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली की डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री की अपेक्षा के अनुरूप विकसित दिल्ली, सुरक्षित दिल्ली के लिए दुगनी गति से काम करेगी। वहीं घुसपैठियों को लेकर भी बैठक में सख्त कदम उठाने पर चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की मदद करने वाले पूरे नेटवर्क के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अमित शाह ने कहा कि अवैध घुसपैठियों का मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा है, इसमें पूरी सख्ती के साथ काम हो और इन्हें चिन्हित कर डिपोर्ट किया जाए। साथ ही बेहतर कानून व्यवस्था के लिए लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले पुलिस थानों और सब डिविजन्स के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की बात कही गई। वहीं नशे के खिलाफ अभियान को तेज करते हुए नारकोटिक्स के मामलों में टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अप्रोच के साथ काम करने और पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने पर जोर दिया गया। गृह मंत्री ने निर्देश दिए कि दिल्ली में कंस्ट्रक्शन से संबंधित मामलों में दिल्ली पुलिस की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। साथ ही गृह मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि 2020 दिल्ली दंगों के मामलों के त्वरित निपटान के लिए दिल्ली सरकार विशेष अभियोजक नियुक्त करे, जिससे इन मामलों का जल्द निपटान हो सके। वहीं दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू करने पर भी चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि डीसीपी स्तर के अधिकारी थाने स्तर पर जाकर जन सुनवाई कैंप लगाएं और जनता की समस्याओं का निराकरण करें। जे क्लस्टर्स में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से नई सुरक्षा समितियां बनाई जाएं। दिल्ली पुलिस रोजाना जाम लगने वाले स्थानों को चिन्हित करे और दिल्ली पुलिस कमिश्नर और मुख्य सचिव बैठक कर इसका त्वरित हल निकाले, जिससे जनता को राहत मिल सके। जल भराव के स्थानों को चिन्हित कर इससे निपटने के लिए दिल्ली सरकार मॉनसून एक्शन प्लान बनाए। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। Are you tired of filling fuel for your vehicle often? Switching to fuel-efficient driving is the only way out. Save fuel cost by predicting the traffic ahead of you so you can slow down by coasting. Maintain driving speed below 55 kilometers per hour. Use the right gear and clutch. Use air conditioning sparingly. Avoid idling your vehicle at red light. Drive smarter and fuel your savings. दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैग की दूसरी रिपोर्ट पेश की। कैग की दूसरी रिपोर्ट हेल्थ सेक्टर को लेकर है। भाजपा विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने आप सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जमकर घोटाले किए हैं। सीएजी की रिपोर्ट पेश हो गई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर। तरविंदर सिंह मारवाह हमारे साथ है, हम देख रहे हैं रिपोर्ट आपके पास है, क्या कहना है? मैं तो यही कहूँगा कि ये 10 साल तो सरकार ऐसे ही चलती रही है। ना इन्होंने जो वादे किए थे पूरे किए, चाहे वो एजुकेशन हो। मैंने कहा ना 14 रिपोर्टें आ रही हैं और सारी सीएजी की रिपोर्ट है। वो 14 में से आज दूसरी आई है, तीसरी शायद सोमवार को आ रही है।
उसके बाद अगले विधानसभा सत्र में आएगी। लेकिन ये जो दूसरी आज की रिपोर्ट है ये तो और चौंकाने वाली है। ये लोगों के हेल्थ के साथ है, लोगों की ज़िंदगी के साथ है, उसमें भी इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। जब इनके पास बजट भी था, आप मानोगे कि 730 करोड़ बजट जो इनको किया गया उसमें से सिर्फ 530 करोड़ बजट खर्च हुआ है। तो मोहल्ला क्लिनिक की बड़ी बड़ी बातें भी करते थे आम आदमी पार्टी। नहीं, मोहल्ला क्लिनिक बताओ ना है कहाँ? मोहल्ला क्लिनिक आप जाओगे, सिर दर्द की गोली मिल जाएगी वहाँ पर, आपको पेट दर्द की गोली मिल जाएगी। कोई वहाँ पर कोई मशीनें लगी देखी है आपने? MRI कोई लगी देखी है? कोई ECG लगी देखी है मशीन? मतलब कि वहाँ तो वो दवाई थी जो आम लोग केमिस्ट पे जाओ वहाँ से ले लो, और उसकी कीमत भी इतनी नहीं थी, लेकिन खर्चे इन्होंने करोड़ों में डाले हैं, लोगों को कुछ नहीं मिला। भारतीय अर्थव्यवस्था में लगातार मजबूती बनी हुई है। वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में भारत की विकास दर ने शानदार प्रदर्शन किया है। तीसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 6.2% रही, जो पिछले तिमाही जुलाई सितंबर के 5.6% के मुकाबले बेहतर है। आंकड़ों के अनुसार दिसंबर तिमाही में खेती बाड़ी की विकास दर बढ़कर 5.6% पर पहुंच गई है, जो पिछले साल इस तिमाही में 1.5% पर थी। सरकार द्वारा जारी किए गए अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ 6.5% रहने का अनुमान है। इस दौरान चालू वित्त वर्ष के लिए नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर 9.9% रहने का अनुमान है। आंकड़ों में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2024-25 में रियल जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड 171.80 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो कि वित्त वर्ष 2023-24 में 161.51 लाख करोड़ रुपए था। इसके अलावा वित्त वर्ष 2024-25 में कंस्ट्रक्शन सेक्टर की वृद्धि दर 8.6%, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज सेक्टर के 7.2%, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ब्रांड ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज सेक्टर के 6.4% की दर से बढ़ने का अनुमान है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिल्ली से जुड़े मुद्दों पर समन्वय बैठक की। बैठक के बाद रेखा गुप्ता ने कहा कि अब दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार का काम जनता को नजर आएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेगी और दिल्ली को बेहतर व्यवस्थाएं देगी। जिन कारण से सड़कों पर ट्रैफिक रहता है, जल भराव होता है, कहां पे किन किन चीज़ों को ठीक करने की आवश्यकता है, उस पर चर्चा की गई। दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार का एक अलग चेहरा नज़र आएगा जनता को, और वो सारे विषय जो समन्वय के साथ में दिल्ली में समाधान होना चाहिए, उन विषयों का समाधान होगा। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक को लेकर कहा कि बैठक में दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर बहुत गंभीर और विस्तृत चर्चा हुई और सभी बहुत जल्द ही जमीनी बदलाव देखेंगे। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर और बड़ी विस्तृत चर्चा हुई। जो हमारे संकल्प पत्र में जे क्लस्टर्स में पुलिस आउटफिट बनाने की बात कही गई थी, उस पर भी गंभीर चर्चा हुई और बहुत जल्द उसको इम्प्लीमेंटेशन भी आप दिल्ली में देखेंगे। महिला सुरक्षा के संदर्भ में बड़ी विस्तृत चर्चा हुई। महिला सुरक्षा के संदर्भ में इस चर्चा के माध्यम से दिल्ली के डार्क स्पॉट्स और बाकी सब गंभीर विषयों पर एक प्रिलिमिनरी डिस्कशन हो गया है। पद्मश्री, पद्म भूषण और टैगोर पुरस्कार से सम्मानित और 200 से भी ज्यादा मूर्तियां बनाने वाले भारत के प्रख्यात मूर्तिकार राम सुतार इस महीने 100 साल के हो गए हैं। उनकी मूर्तियों की प्रदर्शनी जो दिल्ली में साहित्य कला अकादमी में लगी हुई है, उनकी इस शताब्दी का जश्न मना रही है। हमारी संवाददाता नंदिता डागर ने पद्म भूषण से सम्मानित राम सुतार से खास बातचीत की। इतना सारा काम किया है, स्टैचू ऑफ यूनिटी से लेके इतनी बड़ी बड़ी स्कल्पचर्स बनाई हैं। कोई फेवरेट स्कल्पचर है क्या? कोई फेवरेट है क्या?
नहीं ऐसे कुछ नहीं, फेवरेट तो गांधी जी है। अच्छा। और भी देश के लिए जो बड़ा बड़ा काम किया है ना, वैसे याद आता है, अच्छा रहता है। जैसे अम्बेडकर की लोग याद करते कि अम्बेडकर का मतलब ये है कि आम आदमी को बड़ा कर। अम्बेडकर आम आदमी को बड़ा कर। तो सर आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर तो आपको जिंदा दिल बनाए रखती है। ये जो आपका कि तो एक्टिवली बनाते थे स्कल्पचर्स, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या होता था? कोई भी पर्सनैलिटी कि वो क्या एक्सप्रेशन है, गुस्से वाला था, शांति वाला था, क्या था, तो उसकी चेहरे का एक्सप्रेशन कैप्चर करना है। ये इतने से है, थोड़ी थोड़ी कितने एक गुस्से का देखो फर्क पड़ता है, हंसता है तो कैसे फर्क पड़ता है, बहुत ज़रूरी है ये। मतलब ये एक्सप्रेशन जो स्टडी करेंगे तब जाके पर्सनैलिटी अच्छी आती है। तो आज के लीडर्स में कोई ऐसा लीडर है जिसको आप चाहते हैं, हमारे नेशनल या रीजनल लीडर्स में से कोई रीजनल लीडर, किसी स्टेट का लीडर या हमारे देश का लीडर जो आप समझते हैं बहुत अच्छी जिसकी स्कल्पचर बनेगी? अपने ऐसे देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के सोचने वाले आजकल जो मोदी जी है ना, खरूकर जैसे सरदार पटेल का जो है छोटे से राष्ट्र का एक करके हिंदुस्तान बनाया, उसी तरह से मोदी यहाँ जितने बड़े बड़े राष्ट्र है उसको एक करेंगे। अच्छा, मुझे तो जी बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक रखती हूँ। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। Money saved is money earned. I'm now happy that I could save money every month because of my PNG stove, as it cuts down on 20 to 25% of fuel usage. My PNG stove is also 100% safe with the ISI mark. Moreover, PNG as a fuel burns completely, making it a more environment-friendly fuel. So, use PNG and save money like me. केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आने वाली शताब्दी स्पेस तकनीक की है और भारत इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि डीप सी मिशन भारत की वैज्ञानिक और तकनीक की ताकत को दर्शाता है। भारत स्पेस तकनीक में उभरता हुआ नेतृत्व है। भारत में समस्याओं के निदान के लिए भारतीय नवोन्मेष की आवश्यकता है। भारत में पेटेंट हासिल करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत सरकार ने बजट में अभूतपूर्व तरीके से बढ़ोतरी की है। मौसम और चक्रवात की भविष्यवाणी सटीक हुई है। The Department of Space in 2013-14 was rupees 5,615. It has recorded a rise of 138.9%, going up to 13,416 crore. The figures have multiplied, and plus a huge investment from the private sector because of these space reforms. That's not been included. So if you take the whole pool, it must have gone. And that's the reason why space economy, which was just minimal, is today $8 billion US, and the future projections predict that we will be going up 5 times in the next 7-8 years to almost 44-45 billion. भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने कहा कि हमारे युवाओं के पास दृष्टि और कौशल है जो देश को 5 ट्रिलियन या इससे ऊपर की अर्थव्यवस्था तक ले जाने में सक्षम है। Approximately 65 to 67% of India's population falls within the working age group, and in next 5 years, India's working age population is expected to exceed about 1 billion. In the coming decade,
India is forecasted to contribute about 25% of the international global workforce. And given this immense potential, it is crucial that we carefully nurture and develop our human resources. केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CSIR CMER के निर्मित इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर और ट्रेलर का उद्घाटन किया। INSA के अध्यक्ष प्रोफेसर आशुतोष शर्मा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के चयनित प्रोजेक्ट के कंपेडियम, नए इलेक्ट्रॉनिक वाहन समाधानों पर DST की नई पहलों और निधि इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर का उद्घाटन किया। DST के विभागों, उच्च शिक्षण संस्थानों को उनके सर्वश्रेष्ठ कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को भी सम्मानित किया गया। कानपुर और एक निजी कंपनी के बीच MOU पर हस्ताक्षर और CSIR NBRI के बीच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर हस्ताक्षर हुए। डॉक्टर चंद्रशेखर, DD न्यूज। 7 मार्च को 7वां जन औषधि दिवस मनाया जाएगा। जन औषधि के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए 1 मार्च से 1 सप्ताह का अभियान चलाया जाएगा। जन औषधि दिवस के मौके पर पदयात्रा, हेरिटेज वॉक, बच्चों और महिलाओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम चलाए जाएंगे। जन औषधि केंद्रों पर 50 से 80% तक सस्ती दवाइयां मिलती हैं। देश भर में 15,000 जन औषधि केंद्र हैं। सरकार ने 2027 तक 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। जन औषधि केंद्रों से अब तक लोगों के 30,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। पिछले 1 साल में लगभग 4,500 जन औषधि केंद्र खुले हैं। आज इनकी संख्या बढ़कर 15,000 जन औषधि केंद्र हो गई है और हमारा लक्ष्य है 25,000 जन औषधि केंद्र तक पहुंचने का। साथ ही हमारे दवाइयों का प्रोडक्ट बास्केट जो है वो लगभग 2300 प्रोडक्ट्स का है आज की तारीख में। 2000 दवाइयाँ और 300 न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं। तो इस प्रकार से इस सरकार के इंटरवेंशन से लोगों के पिछले 10 वर्षों में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।